डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है एस ब्लॉक चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे बेटा किस चैप्टर के बारे में? एस ब्लॉक चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक चैप्टर के बारे में अगर बात करें बेटा तो पहली बात तो ये कि जो हम पुराने चैप्टर पढ़ करके आए हैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, उसकी बहुत सारी बातों का यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो जिन लोगों को पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से क्लियर हो चुका है उनको यहाँ पर काफी सारी बातें रिवाइज होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एस ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, आगे चल के हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ऑब्वियसली ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेटा प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सीखे थे, पीरियोडिक टेबल में बेटा आपने सीखा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, आईपी के बारे में सीखा था, मेटालिक नेचर के बारे में सीखा था। तो एस ब्लॉक के अंदर आप जानते हैं बेटा मेटल्स वाले एलिमेंट होते हैं, मेटल्स एलिमेंट होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, उन सब प्रॉपर्टी का यूज करा जाएगा। अच्छा, बॉन्डिंग के अंदर हम ये बात पहले पढ़ के आ चुके हैं, मैंने आपको बताया था बेटा आयनिक बॉन्ड के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में कि आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं बेटा, कि जनरली एस ब्लॉक के कंपाउंड एलिमेंट जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, आयनिक बॉन्ड के बारे में हम सारी स्टडी करके आ चुके हैं, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ लिया हमने, पोलराइजेशन पढ़ लिया हमने, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया बेटा हमने। तो बेटा हमने इतने सारे इफेक्ट जो पढ़े ना, उन सबका हम यहाँ पर एक एज अ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके चलेंगे, एज ए एप्लीकेशन देखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एस ब्लॉक चैप्टर जो है ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन वाला पोर्शन है जो आपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसकी। अच्छा, एस ब्लॉक चैप्टर की अगर बात करी जाए तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 जानते हैं आप, अभी हम दोनों के बारे में सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो मेनली यहां पर हमें क्या करना होगा कि ग्रुप नंबर 1 जिसको कि अल्कली मेटल कहा जाता है, ग्रुप नंबर 2 जिसको कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, इन दोनों ग्रुप के बारे में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली जो हमारे पास फर्स्ट ए है, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, उसमें से सोडियम के कुछ कंपाउंड्स को लेंगे, जैसे NaCl हो गया, NaOH हो गया, हमारे पास Na2CO2 वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके बारे में। और सेकंड डे के अंदर से मेनली हम कैल्शियम के कंपाउंड लाइक क्विक लाइम हो गया, स्लेट लाइम हो गया, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इनके बारे में हम हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे। तो मेनली यहां पर कंपाउंड के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, पर फर्स्ट डे में सोडियम के कंपाउंड डिस्कस करेंगे और सेकंड डे के अंदर हम लोग यहां पर कैल्शियम के कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें बेटा, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से डिराइव्ड कॉन्सेप्ट ही है। तो एक्चुअली से देखा जाए तो ये क्या है, एक तरीके से काफी हद तक ये एप्लीकेशन वाला पोर्शन चलेगा हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का। और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए बेटा तो एग्जाम में यहां से 1 से 2 सवाल पूछे जाते रहे। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर, क्योंकि 2 ही ब्लॉक है जैसा मैंने आपको बताया। तो चलिए आइए दोनों के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं और किस किस तरीके से क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सबको हम एक एक करके डीप में स्टडी करेंगे। हर चीज की हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप। हम ये बात जानते हैं कि एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप। अच्छा, ये बात अगर आपसे पूछी जाए कि जरा बताइए कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं? एस ब्लॉक के अंदर 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जैसे पी के अंदर तो हम जानते हैं 6 होते हैं और डी के अंदर हम लोग जानते हैं 10 ग्रुप होते हैं। तो एस ब्लॉक में ऐसा क्या है, तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? अच्छा, पहली बात तो आप ये बात जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक का डिफाइन कैसे होता है। ये बात हम लोग सीख करके आए थे पीरियोडिक टेबल में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है वही उसके ब्लॉक को डिसाइड करता है। द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स डिसाइड्स द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो डेफिनेटली उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा होगा, एस सबशेल में आ रहा होगा। अब अगर हम एस सबशेल की बात करें बेटा तो एस सबशेल के अंदर बात करें तो यहां पर एक ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल होता है, जानते हैं बेटा। एस ऑर्बिटल की अगर बात करी जाए तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसकी हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी कितनी होती है? 2 होती है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ऐसा और 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ऐसा। सिंस एस के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसका मतलब एस के अंदर मैक्सिमम 2 ही ब्लॉक हो सकते हैं। एक तो होगा अपने पास S1 वाला, एक होगा हमारे पास में S2 वाला। अभी हम दोनों के बारे में बात करें तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास 2 ग्रुप है। समझ में आ गया आपके पास 2 ग्रुप क्यों है? चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए जो है हमारे पास में, उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं बेटा? अल्कली मेटल। अब ग्रुप नंबर 1 ए के अंदर आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन भी आता है, तो बेटा हाइड्रोजन इज नॉट एन अल्कली मेटल, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको अलग करके चलेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है हमारे पास में वो अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके जो कंपाउंड बनते हैं, खास करके जो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आप जानते हैं बेटा NaOH जो होते हैं ये स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर के होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक नेचर के होते हैं। तो स्ट्रांगली बेसिक नेचर के होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है बेटा? अल्कली मेटल कहा जाता है।
बेसिकली अल्कली वर्ड जो होता है ये कहीं ना कहीं एक पुरानी लैंग्वेज है उससे निकल करके आता है। अल्कली का मतलब क्या मानते हैं बेटा हम लोग, जो राख से निकल करके आता है उसको इस तरह से रिलेट करते थे। आप ये बात मान करके चलेंगे कि अल्कली मेटल का नाम अल्कली क्यों है, क्योंकि इनके कंपाउंड खास करके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं, इसको ऐसा कहा जाता है। मैं अच्छा मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कली मेटल के सॉल्ट हमें कहां पर मिलते हैं, तो बेटा मेनली हमें अल्कली मेटल के सॉल्ट जो होते हैं वो सी वाटर में मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा नमक NaCl जो होता है वो हमें कहां मिलता है, समुद्र में मिलता है, सी में मिलता है ना। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड डे की। ग्रुप नंबर सेकंड डे के जो एलिमेंट्स उनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, किसको छोड़ करके, बेरिलियम को छोड़ करके। अभी हम बात करते हैं बेरिलियम की कि बेरिलियम को हमने क्यों छोड़ दिया। ग्रुप नंबर सेकंड डे के एलिमेंट को बेटा कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा इसमें आप देखें दो वर्ड है अल्कलाइन और अर्थ। तो अल्कलाइन और अर्थ मेटल क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि जस्ट लाइक अल्कली मेटल इनके जो कंपाउंड है लाइक हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड दे आर ऑफ अल्कलाइन नेचर। इनका नेचर भी कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH होल ट्वाइस जो कि बेसिक नेचर का होता है, MgOH होल ट्वाइस ये भी बेसिक नेचर का होता है। इनके ऑक्साइड जो होंगे कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। इस बात को आपने पीरियोडिक टेबल में सीखा था, आपने ये बात सीखी थी कि जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर। तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के बेटा, बेसिक नेचर के हैं, अल्कलाइन नेचर के हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन मेटल कहा जाता है। अब इनके नाम के बीच में अर्थ वर्ड क्यों लगाया गया है, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जमीन में हमें मिल सकते हैं इनके अर्थ। जैसे हमने वहां पर सी वाटर के बारे में बात करी थी, ये हमें मेनली बेटा कहां पर मिलते हैं, जमीन में मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा बेटा मार्बल की क्या होती है, खदानें होती हैं, मार्बल की क्या होती है, माइंस होती है। तो मार्बल है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कंपाउंड है ना। तो जैसा भी हमने कार्बोनेट की बात करी तो सेम टू सेम वहां पर हमें लाइमस्टोन भी, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें वहां पर क्विकलाइम भी मिल सकता है। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा मेनली वो हमें कहां मिलते हैं, जमीन में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। दैट्स वाई अल्कलाइन नेचर भी हो गया और अर्थ क्रस्ट में मिलने की वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनका नाम रखा गया है। बात क्लियर है। अब बात यहां पर यह कि बेरिलियम को क्यों छोड़ा गया है, तो बेटा याद करें आप, हमने कुछ एलिमेंट पढ़े थे जिनका नाम था एम्फोटेरिक मेटल्स, याद है आपको, जिनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने डिस्कशन किया था एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक का अगर आपको ट्रिक याद होगा, हमने बताया था बेटा आपको कि क्या ट्रिक था बेटा उसका, जनाबे आली, याद है आपको, पूरा ट्रिक याद है, तो पूरा ट्रिक हम यहां पर दोबारा नहीं बता रहे हैं आपको। जनाबे आली में आप देखो बेटा बीई, जो बीई आया था, बीई क्या था बेटा हमारे पास, एम्फोटेरिक। अब बेरिलियम अगर एम्फोटेरिक हो गया है तो अल्कलाइन तो हो नहीं सकता, इसी वजह से बेरिलियम को एक अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता है। So despite being an element of second A or group number 2, beryllium is not considered as an alkaline earth metal because it is of amphoteric nature। तो बेटा याद रखें आप लोग कि बेरिलियम का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, और एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से ही इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल करार नहीं दे सकते। तो ये तो बेटा बात हुई इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्या क्या मेन बातें हम यहां पर कह सकते हैं। देखिए बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीईसी की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, ग्रुप नंबर 1, इसका बेटा कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब एलिमेंट के बारे में बात करें तो बेटा इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये बात भी आप पीरियड टेबल में सीख करके आ चुके हैं। क्या होता है बेटा NS1, जहां पर N डिनोट करता है उसके पीरियड नंबर को, और S1 का मतलब क्या हो रहा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। लिथियम क्या होगा बेटा 2s1, क्योंकि लिथियम सेकंड पीरियड का मेंबर है। सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रूबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 और फ्रेंशियम 7s1। अच्छा इन दोनों ही इन सभी एलिमेंट की बात करें, इन सब के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन सब के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल बोले या अल्टीमेट शेल बोले या बैलेंस शेल बोले, सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा इन सब एलिमेंट की अगर बात करी जाए बेटा तो इन सब एलिमेंट के अंदर ये जो हमारे पास में लास्ट में जो एलिमेंट लिखा हुआ है फ्रेंशियम, ये क्या होता है बेटा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने का मतलब क्या होता है कि ये अपनी स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में ऐसे स्टेबल नहीं रह सकता। रेडियो एक्टिविटी के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो फ्रेंशियम एक ऐसा एलिमेंट, इसके बारे में हम कम स्टडी करेंगे क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। मतलब बात यहां पर है, मान लीजिए आपने यहां पर फ्रेंशियम को रख दिया तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको फ्रेंशियम दिखाई नहीं देगा, वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें खुद में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए उसके आप ढंग से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पर उसके बारे में कम बातें करेंगे। ग्रुप नंबर 2 की बात करें बेटा, ग्रुप नंबर सेकंड डे के अंदर, ग्रुप नंबर 2 के अंदर अगर बात करें कौन कौन से एलिमेंट हो गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब एलिमेंट हो गए। अच्छा ग्रुप नंबर 2 का जीईसी क्या होता है बेटा, NS2 होता है, पता है आपको, जहां पर वापस से अगेन हम वही बात बोल सकते हैं, N का डिनोट करेगा उसके पीरियड नंबर को डिनोट करेगा, और S2 का मतलब क्या है, उसका आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन S2 होगा। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, बेरिलियम क्या होगा 2s2, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, बेरियम 6s2, रेडियम 7s2। अब जैसा कि बेटा हमने यहाँ पर फ्रेंशियम के बारे में देखा था, फ्रेंशियम कैसा था, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है। सिमिलरली रेडियम के बारे में अगर बात करें तो बेटा रेडियम भी कैसा एलिमेंट होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो फ्रेंशियम और रेडियम दोनों के बारे में ही हम यहाँ पर कम स्टडी करेंगे।
तो बेटा इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस टाइप से हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इन सब का। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, हम ये बात जानते हैं कि ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पॉजिटिव चार्ज कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे जिस पर कि +1 चार्ज होगा, और ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इस पर क्या होगा, +2 चार्ज होगा। तो इन सब एलिमेंट के ऊपर +1 चार्ज क्यों बन करके आ रहा है बेटा, इन सब के ऊपर +1 चार्ज क्यों बन के आ रहा है, क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे तो ये सब के सब क्या कर लेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इन्होंने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, इसलिए इन पर क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। सिमिलरली सेकंड डे वाले एलिमेंट की बात करें तो इन सब एलिमेंट पे क्या चार्ज आएगा बेटा, तो इन सब के बैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सब के सब क्या करेंगे बेटा, 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। इसका मतलब इन पर क्या चार्ज आना चाहिए, +2 चार्ज आना चाहिए, और इन पर क्या चार्ज आना चाहिए, +1 चार्ज आना चाहिए। इसी बात को हमने आपको आयनिक बॉन्ड में भी समझाया था। हमने आपको वहां बताया था बेटा कि आयनिक बॉन्ड के अंदर जब हम कभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो फर्स्ट डे के ऊपर हमेशा हम +1 मान करके चलेंगे, और सेकंड डे के ऊपर हमेशा हम +2 चार्ज मान करके चलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब आप बेटा एक बात देखिए, ये तो हमने यहां बताया इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर। आपने जो चार्ज होता है उसको डेल्टा आईपी के टर्म में भी समझा होता है। आईपी वर्ड याद है बेटा आपको? आईपी के बारे में आगे चल के फिर से डिस्कस करेंगे। आईपी के बारे में आपको पता होगा बेटा, आईपी में हमने डिस्कस करा था कि अगर दो कंसेक्यूटिव आईपी का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हाई होता है तो लोअर ऑक्सीडाइज स्टेट स्टेबल होता है। अगर दो कंसेक्यूटिव आईपी का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो हायर ऑक्सीडाइज स्टेट स्टेबल होता है। अब यहां पर हमें बात देख सकते हैं बेटा कि इस पर +1 चार्ज है, तो यहां पर यह बात कही जा सकती है कि यहां जो डेल्टा आईपी होगा, डेल्टा आईपी का मतलब क्या होगा, जो डिफरेंस होगा हमारे पास में IP2 माइनस IP1 का, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, डेफिनेटली वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हाई होगा। इसलिए हाई होगा क्योंकि यहां पर +1 स्टेबल है। +1 स्टेबल होगा तभी जब तो IP1 के अंदर बता पाएंगे कि IP1 का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ही। सिमिलरली अगर हम यहां पर NH2 के बारे में बात करें, डेल्टा आईपी के टर्म्स में हमें बताएं तो यहां पर क्लियरली डेल्टा आईपी जो होगा हमारे पास में वो <11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। मतलब कि यहां पर हम यहां बात करेंगे कि जो हमारे पास IP2 माइनस IP1 का जो वैल्यू होगा उसका डिफरेंस जो होगा, IP2 माइनस IP1 का जो वैल्यू होगा वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो ऐसे इसी बातों को जो भी हमने चार्ज के फॉर्म में बताया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी बात को हम डेल्टा आईपी के फॉर्म में बता पा रहे हैं। यहां पर बात क्लियर है बेटा? अच्छा, दोनों ही ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही ग्रुप क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ये शो करेंगे। आप जानते हैं बेटा मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल जनरली डक्टाइल नेचर के होते हैं, मतलब इनके तार बनाए जा सकते हैं। मेटल जनरली मेटालिक नेचर के होते हैं, मतलब कि मैलिएबल होते हैं, इनकी शीट बनाई जा सकती है। तो शीट बनाना क्या होगा, कैसे होगा, किसकी अच्छी शीट बनेगी, इन सब के बारे में तो आगे चल के आप डिस्कस करेंगे, पर मेनली ये सब प्रॉपर्टी को ये शो करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं बेटा कि मेटल जो होते हैं हमारे पास में वो कैसे नेचर के होते हैं बेटा, शाइनी नेचर के होते हैं। तो ये भी कैसे होंगे बेटा, हमारे पास में शाइनी नेचर के एलिमेंट होंगे। तो बेटा इस तरीके से हम लोग बात करें इनके बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहां पर कुछ अलग से बातें आती हैं हमारे पास में, जो कि होती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर इनके सॉल्ट की या फिर इन एलिमेंट की। अब अगर हम यहां पर बेटा बात करें फर्स्ट ए वालों के बारे में, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को हम कैसे रिलेट करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को रिलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि जनरली जहां पर हमारे पास में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं, और जहां पर हमारे पास में इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डायमैग्नेटिक बोल देते हैं। टू बी प्रिसाइज अगर और अच्छे से बात करी जाए तो क्या होता है बेटा, हमने ये बात सीखा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट के अंदर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट के अंदर होता है हम उसको लोग क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक स्टेट बोल देते हैं। अब इसके बेस पर हम कैसे बोल सकते हैं बेटा, फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर देखें। फर्स्ट डे की अगर बात करी जाए, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि जरा बताइए कि फर्स्ट डे के जो एलिमेंट है यानी कि जो एटॉमिक स्टेट में है वो कैसे नेचर के होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे। तो आप बता सकते हैं बेटा क्लियरली कि एलिमेंट के अंदर तो सबके अंदर आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होने का मतलब क्या है कि ये सब के सब क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। इसका मतलब मेटल की अगर बात करी जाए तो मेटल जो होंगे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर फर्स्ट डे के जो मेटल होंगे वो क्या होंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? यहां पर जो हमारे पास एटम होंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि सबके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अगर हम सेम टू सेम बात अगर सेकंड डे वालों के लिए कहना चाहें तो क्या सेकंड डे वाले पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा कि इन सब में एस में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। 2 मतलब क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो क्या वहां पर कोई पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, नहीं। तो यहां पर कैसा नेचर होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा। इसका मतलब फर्स्ट डे के मेटल जो होंगे एटॉमिक स्टेट के अंदर पैरामैग्नेटिक होंगे, जबकि सेकंड डे के जो मेटल होंगे वो एटॉमिक स्टेट में डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब हम इनके सॉल्ट के बारे में बात करते हैं कि इनके सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। सॉल्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए बेटा सोडियम का कोई हमने सॉल्ट ले लिया, बहुत ही कॉमन सा वही कंपाउंड ले लिया हमने NaCl।
अब NaCl जो कंपाउंड बना, तो NaCl में क्या है बेटा, बेसिकली आप जानते हैं NaCl के अंदर Na जो है वो हमारे पास में +1 के अंदर बैठा हुआ है और Cl हमारे पास में -1 के अंदर बैठा हुआ है। हमें ध्यान किस पर देना है, इसके आयन के ऊपर, Na+ के ऊपर। अब Na+ की कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें तो Na+ की कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, नियॉन हो जाएगी। नियॉन के होने का मतलब यहाँ तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने का मतलब ये स्पीशी कैसा हो गया, ये स्पीशी डायमैग्नेटिक हो गया। जैसा भी हमने NaCl में Na+ के बारे में देखा, बिल्कुल सबके सब पॉजिटिव चार्ज बनाते ही क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेंगे। इसका मतलब सबके सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो सबके सब क्या होंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। और इसका मतलब आपने ये बात देखी बेटा, यहां पर डायमैग्नेटिक हो गया। अगर हम सेकंड डे वाले के बारे में बात करें तो सेकंड डे में क्या होगा, तो सेकंड डे में बिल्कुल सेम टू सेम फिनोमेना होगा। सेकंड डे के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम फिनोमेना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमें कंपाउंड ले ले बेटा, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। अब कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड क्या होगा, बेसिकली कैल्शियम के ऊपर चार्ज होगा +2 और F के ऊपर चार्ज होगा -1। कैल्शियम पे +2 चार्ज है, फ्लोरीन पर -1 चार्ज है। अब कैल्शियम के +2 चार्ज की अगर बात करी जाए तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा बेटा, इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा हमारे पास आर्गन के बराबर। आर्गन के अंदर क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने का मतलब क्या है, ये कैसा आयन बनेगा बेटा, एक डायमैग्नेटिक आयन बनेगा। इसका मतलब चाहे अल्कली मेटल का आयन हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल का आयन हो, दोनों ही स्पीशीज कैसी होंगे हमारे पास, डायमैग्नेटिक होंगे। तो बेटा यहां से आपने एक बात सीखी कि अल्कली मेटल एटॉमिक स्टेट में पैरा होता है पर उसका आयन डाया होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का एटम हो चाहे उसका आयन हो, वो दोनों ही क्या होते हैं बेटा, डायमैग्नेटिक स्टेट के अंदर होते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में यहां पर कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि उसके बेसिक नेचर क्या होंगे। दोनों ही लश्चरस होंगे। लश्चरस होने का मतलब क्या, शाइनी वाले नेचर होंगे। तो कुछ इस तरह से बातें यहां पर कही जा सकती है। ये हो गया बेटा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे चल के हम इसके अंदर और बातें देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करे जाते हैं। एक एक करके हम सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे बेटा, उस प्रॉपर्टी का नाम है यहाँ पर साइज। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पर हम साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब साइज के बारे में क्या फैक्टर है बेटा, साइज के बारे में आप भी जानते हैं बेटा, हमने आपको बताया था एटॉमिक रेडियस पढ़ते टाइम कि लेफ्ट राइट जब हम मूव करते हैं किसी पीरियड के अंदर, तब वहां पर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी Z इफेक्टिव होती है, और किसी ग्रुप के अंदर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी शेल नंबर होती है, नंबर ऑफ शेल होती है। उसी पॉइंट को यहां पर बताया गया। देखिए बेटा क्या, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीज सो साइज डिक्रीज। वी नो दैट Z इफेक्टिव और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ता है, जो कि सही बात है, इसका रेडियस घटेगा। इसका मतलब अल्कली मेटल वालों का रेडियस अल्कलाइन अर्थ मेटल वालों से बड़ा होगा अपने रेस्पेक्टिव पीरियड। मतलब अगर पीरियड नंबर सेम रख दिया जाएगा तो अल्कली मेटल वाले डेफिनेटली बड़े होंगे बेटा, किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल वालों से। बिल्कुल सिंपल बात है, पहले अल्कली आएगा उसके बाद अल्कलाइन आएगा। Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा अल्कलाइन में, तो वहां पर रेडियस घटना तय बात है। तो पहली बात तो हमने यहाँ पर ऐसे रेडियस के बारे में बात की, ये रेडियस। अब यहाँ पर बेटा अगर नेट ऑर्डर की बात करी जाए तो नेट ऑर्डर क्या होगा, देखिए बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके बारे में सबको बात कर रहे हैं। फ्रेंशियम नहीं ले रहे क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और इसके बाद रेडियम आते हैं। रेडियम को नहीं ले रहे क्योंकि रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब बात यहां पर यह है कि हमें एक बात कहते हैं बेटा, लिथियम, बेरिलियम दोनों क्या है, एक पीरियड का एलिमेंट है। एक पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस घटेगा। तो लिथियम बेरिलियम में बड़ा कौन, लिथियम। सिमिलरली सोडियम मैग्नीशियम में बड़ा कौन, सोडियम। पोटेशियम कैल्शियम बड़ा कौन, पोटेशियम। इस तरीके से बात बता सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो नेट ऑर्डर निकल करके आता है बेटा, आप ये बात देख सकते हैं कि जो एलिमेंट जितना ऊपर की तरफ होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो जो ऊपर की तरफ बैठे हुए उनका साइज सबसे छोटा ही छोटा होगा, और जो एलिमेंट नीचे की तरफ बैठे हुए उनका साइज सबसे बड़ा ही बड़ा होगा। कुछ इस तरह से बातें कही जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपसे बात पूछूं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा, तो जो एलिमेंट एकदम टॉप में होगा और इधर राइट की तरफ होगा, तो वो एलिमेंट कौन मिला हमें, बेरिलियम। इसका मतलब ये बात कही जा सकती है कि बेरिलियम जो हमारे पास एलिमेंट है, ये क्या होगा बेटा, ये हमारे पास में स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, इसका रेडियस मिनिमम होगा। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट होगा, इसका रेडियस लार्जेस्ट होगा। तो जो एलिमेंट एकदम नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट की तरफ होगा, इसका मतलब वो एलिमेंट हमें कौन मिल गया बेटा, सीजियम मिल गया। तो सीजियम का रेडियस हम क्या बोल सकते हैं, ये इसका रेडियस लार्जेस्ट रेडियस होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात देखें बेटा, आप रेडियस का ऑर्डर क्या आता है, तो बेरिलियम स्मॉलेस्ट हो गया। इससे बड़ा कौन मिलेगा बेटा हमें, लिथियम से बड़ा कौन, सोडियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, पर सोडियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम छोटा होगा, तो लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम के बाद कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद बेटा बड़ा होता है स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, और बेरियम से भी बड़ा हो जाता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो बेटा ये जो ऑर्डर है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इस ऑर्डर के, इस रेडियस के ऑर्डर को आप याद करके चलेंगे। ऑर्डर क्या है बेटा, देखें, बेरिलियम स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा होगा लिथियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उससे बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ऐसा ऑर्डर यहां पर ऐसा आ रहा है। अब बेसिकली कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ऐसा ऑर्डर यहां पर क्यों आ रहा है, तो बेटा इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, आप समझे बेटा।
ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट है बेटा ये। ग्रुप नंबर 2A के जो एलिमेंट होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेटा है तो मेटल क्या करेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। और मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ये अपने क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नाम से कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जो कि हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। पर बात हमको ये समझनी है कि वहां पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, वो क्या होता है, एक सी के फॉर्म में होते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये सब स्पीशीज जो है वो क्या करेंगे बेटा, 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज छोटा हो जाता है, मेटालिक रेडियस जो होता है वो छोटा हो जाता है। जबकि यहां पर क्या होता है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो इनके मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होती है, तो मेटालिक रेडियस क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई होता है। अब बात यहां पर यह है कि सेकंड डे के अंदर और फर्स्ट डे के अंदर इस तरह से रेडियस का ऑर्डर आ रहा है कि बेरियम से भी बड़ा क्या हो गया बेटा, पोटेशियम हो गया। तो इसमें अल्टीमेटली ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया बेटा, आपको अल्टीमेट ऑर्डर याद रख के चलना है कि स्मॉलेस्ट बेरिलियम होगा, उससे बड़ा लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और बेरियम से बड़ा फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये बात याद रखें बेटा कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े साइज के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पोटेशियम तो बेरियम से भी बड़ा एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कुछ ये बात पूछी जाए कि सबसे बड़े साइज ऑफ एलिमेंट कौन से होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप वहां पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का नाम लेकर के बता सकते हैं। नेक्स्ट एक बात देखिए बेटा, आप यहां पर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। देखिए बेटा, इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या होगा, हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब कि एनालॉगस वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि ये ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या वो ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसे सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटी सी बात देखे बेटा। पूरे चैप्टर के अंदर आप ये बात देखेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम 2 एलिमेंट जो हैं इनकी अधिकतर प्रॉपर्टी सेम होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम जो होते हैं वो लगभग सेम तरीके से प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम होंगी, पर हाँ कुछ कुछ बातें यहाँ पर ये सेम शो करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेट बना रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक सेट की तरह वर्क करके चलेंगे। सेट क्यों बना रहे हैं ये बात आपको ऑटोमेटिक आगे चल के समझ में आ जाएगी। और सेम टू सेम बेटा जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है हमारे पास में, ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जो सेट है इसको हम एक अलग बना करके चलेंगे। तो ये हमने एक सेट बनाया, ये हमने एक सेट बनाया। ये क्या है बेटा, ये सेट कोई किताब में लिखी हुई बात नहीं है, ये अपना एक समझने का तरीका है। इससे क्या होगा, हमारी चीजों को समझने में, अप्लाई करने में, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में आसानी होगी। तो मतलब ये है कि बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम को आप एक सेट मान करके चलेंगे और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वालों को आप एक सेट मान करके चलेंगे। कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बारे में आप देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं वो सिमिलर नेचर के पाए जाते हैं। तो रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट किसका मिल गया, बेरिलियम का, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उससे बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो बेटा मेनली यहां पर ये ऑर्डर निकल करके आता है किसका, रेडियस का। अब जैसे हमने देखा बेटा लिथियम बेरिलियम से बड़ा है, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़े हैं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज सो साइज इंक्रीज, समझ सकते बेटा, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं लगातार, शेल नंबर बढ़ेगा और शेल नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर रेडियस यानी कि साइज में भी इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहाँ पर, जैसे बात करें यहाँ पर एग्जांपल क्या है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो रेडियस बढ़ रहा है। तो बेटा ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में तो हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लगातार रेडियस बढ़ता है, यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लगातार रेडियस बढ़ेगा। हमने अभी भी यहाँ पर क्या करा, ओवरऑल रेडियस को चेक कर लिया। तो बेटा ओवरऑल रेडियस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले क्या होगा, ऑर्डर को जिस तरीके से जाएगा ये जिगजैग के फॉर्म में, उसके बाद ऐसे यहाँ पर एन बना दिया जाए। तो पहले ऐसे जिगजैग के फॉर्म में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे एन बना करके बता दिया जाएगा। ऐसे क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ पर नेट ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास रेडियस का। मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा ये रेडियस का ऑर्डर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से याद करके चले। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास में आई वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में अगर बात करी जाए तो डेंसिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर ऐसी हैं जो कि क्या है, काफी हद तक डेटा पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि एक डेंसिटी हो गया हमारे पास, एक मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारे पास, एक बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारे पास। डेंसिटी वाला पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट होगा। ये काफी हद तक डेटा डिपेंडेंट चीजें होती है बेटा। इसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है वो डिटरमाइनिंग क्वांटिटी होता है। अब बात यहां पर यह है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी कोई एक ना होकर के बहुत सारी होती है। मतलब सिर्फ ऐसा, जैसे डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी हम जानते हैं मास अपन वॉल्यूम होता है, पर डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होने के साथ साथ और भी कई बातों पर डिपेंड करती है। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे बेटा, वो भी कई सारी बातों पर डिपेंड करता है। किस तरह से पैकिंग हो रही है, कैसा लेटिस बन करके तैयार हो रहा है, इन सब बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। अब उसका लेटिस का स्ट्रक्चर कैसा है, एफसीसी है, बीसीसी है, बहुत सारी बातें होती है बेटा जो कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर होते हैं बेटा, ये मेनली क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं डेटा पर।
अब यहां पर हम पहले बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, बाद में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी आपको बातें बताएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बातें समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे होता है, लिंक कैसे करेंगे। आप देखें बेटा, डेंसिटी के बारे में अगर बात करें तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मास अपॉन वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो एम है बेटा मास और वी है अपने पास वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी के बाद जो हम करते हैं ना बेटा, मेनली क्या होता है, डेंसिटी का हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करा जाता है किसी ग्रुप के अंदर, इन अ ग्रुप, कंपैरिजन इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर कंपैरिजन की बात करेंगे। जैसे हम लोग ग्रुप नंबर 1A के अंदर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वहां पर कंपैरिजन करेंगे, ग्रुप नंबर 2A की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वहां पर कंपैरिजन करेंगे। तो अगर किसी ग्रुप की बात करी जाए तो किस तरह से डेंसिटी के ऑर्डर को समझाया जाएगा, आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, डेंसिटी की अगर हम बात करें, जैसे लेटर सपोज मैं आपसे बोलूं ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट कौन है बेटा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अच्छा, फ्रेंशियम की बात तो हम कर नहीं रहे, ये सब एलिमेंट क्या है, ग्रुप नंबर 1 के हैं। टॉप टू बॉटम हम लोग गए, तो मुझे बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली मास बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी तो बढ़ ही रहा है, तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर मास क्या हो रहा है हमारे पास में बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मास बढ़ेगा। अब मास अगर बढ़ेगा तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब वॉल्यूम किस पर डिपेंडेंट होता है बेटा? रेडियस पे। वॉल्यूम किस पर डिपेंडेंट होता है? रेडियस पर डिपेंडेंट होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, और अगर रेडियस बढ़ेगा इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसका मतलब मास भी बढ़ रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब ये हमारे पास में प्रॉब्लम वाली बात हो गई, क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है पर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, पर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी तो घटना चाहिए। तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा? तो एक बात देखिए बेटा, यहां पर आप जब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एलिमेंट की बात करें तो मेनली ऐसा देखा गया कि मास जो होता है उसमें इंक्रीमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। मास जो होता है इसमें इंक्रीमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो मास में इंक्रीमेंट ज्यादा क्यों हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, इसको बात को समझ के चले बेटा। जब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लगातार डी और एफ सबशेल्स में आते चले जाएंगे। जैसे अगर हम लिथियम, सोडियम की बात करें तो यहां पर तो कोई डी और एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर जैसे आप पोटेशियम की कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो पोटेशियम की कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद आप जैसे रुबिडियम पे जाएंगे बेटा तो आपको वहां पर इलेक्ट्रॉन डी में दिखाई देंगे, डी में इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो आपको वहां पर नीचे एफ में इलेक्ट्रॉन भी दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे आपको इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाते हुए दिखाई देंगे। अब डी और एफ की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर होती है। तो पुअर शील्डिंग होने का मतलब ये हो गया कि सिग्मा जो होगा उसमें कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, और सिग्मा में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं होने की वजह से रेडियस के बढ़ने का जो रफ्तार है वो घट जाएगा। मतलब रेडियस तो बढ़ेगा पर रेडियस के बढ़ने का जो अंतर होगा वो लगातार घटता चला जाएगा। तो मान लीजिएगा कि शुरुआत वाले एलिमेंट में इतना डिफरेंस आएगा तो बाद वाले एलिमेंट में इतना डिफरेंस नहीं आ पाएगा, वो डिफरेंस कम हो जाएगा। तो डिफरेंस कम होने के पीछे रीजन क्या है कि बाद वाले एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो एक ऐसे सबशेल्स में जा रहा है जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है या फिर नेग्लिजिबल है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस भले ही बढ़ रहा है पर रेडियस के बढ़ने की जो रफ्तार है, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है या जो डिफरेंस है रेडियस में इंक्रीमेंट के बारे में हम बात करें, वो क्या होगा? लगातार घटेगा। इस वजह से वॉल्यूम जो होगा वो इतना अधिक नहीं बढ़ पाएगा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा जिस रेशियो में मास बढ़ रहा है। इसी वजह से यहां पर मास को बड़ा डिपेंडेंट वैल्यू कहा जाता है, मोर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी कहा जाता है। सो मास इज डोमिनेटिंग फैक्टर। नाउ इफ मास इज डोमिनेटिंग फैक्टर, तो अगर मास डोमिनेटिंग तो इसकी बात चलेगी, तो सिंस टॉप टू बॉटम मास का डिपेंडेंट ज्यादा है तो मास अगर डोमिनेटिंग फैक्टर है और मास बढ़ रहा है इसका मतलब डेंसिटी का वैल्यू भी क्या होना चाहिए बेटा? इंक्रीज होना चाहिए। तो डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें बेटा डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज ऑर्डर आएगा। अब डेंसिटी का ऑर्डर क्या आना चाहिए? देखते बेटा, डेंसिटी का नॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए हमारे हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे पास में नॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए। ये हमारे पास में जो ऑर्डर आना चाहिए, नॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए। नॉर्मल ऑर्डर जो हमारे पास में आना चाहिए किसका? डेंसिटी का। वो पर जो एक्चुअल ऑर्डर आता है हमारे पास में डेंसिटी का, वो एक्चुअल ऑर्डर आप देखिए बेटा, एक्चुअल ऑर्डर क्या आ रहा है? जो ऑर्डर आना चाहिए वो क्या है बेटा? तो टॉप टू बॉटम का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम का, तो लगातार क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पर जो डेटा डिपेंडेंट वैल्यू है, डेटा क्या बताता है हमें? डेटा ये बताता है कि लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आता है। अब आप एक बात यहां नोट करें बेटा कि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है बेटा? सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। यहां पर क्या हो गया? इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होगी, स्वैप हो गया। पोटेशियम पीछे आ गया, सोडियम आगे आ गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो ऐसा होने के पीछे रीजन समझे बेटा। जैसे कि अगर हम सोडियम और पोटेशियम में डिफरेंस की बात करें, देखना बेटा सोडियम और पोटेशियम में डिफरेंस ऐसा क्यों आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। सोडियम के बारे में अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 11 है। 11 है ना बेटा। कॉन्फिगरेशन अगर आप इसका लिखेंगे तो वो क्या होगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये कॉन्फिगरेशन होगा ना बेटा इसके पास। मानते इस बात को? ठीक है।
इसके बाद यदि हम बेटा यहाँ पर पोटेशियम के बारे में बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या बेटा 19। इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 फिर 4s1। ये कॉन्फिगरेशन होगा ना बेटा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब बात यहां पर ये है कि अगर आप पोटेशियम को देखें बेटा तो पोटेशियम जो है इसका जो साइज होगा इसके अंदर क्या होगा बेटा डी ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे। अगर हम बेटा सोडियम के बारे में बात करें तो यहां पर क्या होगा बेटा डी ऑर्बिटल्स इतने नहीं आ पाएंगे। या फिर यूं बात करें बेटा पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम में हमारे पास डी ऑर्बिटल आ गए हैं। जैसे ही डी ऑर्बिटल हमारे पास में आएंगे तो डी ऑर्बिटल के आने की वजह से क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि डी में एक साथ 10 ऑर्बिटल आते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन तो वहां पर गया नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पोटेशियम के अंदर गया नहीं, तो जब यहां पर डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल है, जब डी ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं जाने की वजह से क्या होगा वहां पर स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस तो बढ़ गया, वॉल्यूम तो बढ़ गया, पर मास तो बढ़ा नहीं। तो अगर जैसे ही वॉल्यूम वापस से बढ़ेगा अब फिर से क्या होगा डेंसिटी को घटना पड़ेगा। इसलिए अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो यहां पर क्या आता है अपने पास में बेटा वेकेंट ऑर्बिटल बहुत सारे आ जाते हैं, और वेकेंट ऑर्बिटल पोटेशियम में ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या हो जाता है वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल खाली तो है, वो भरा तो है नहीं, भरा नहीं है तो वहां पर क्या है मास तो आया नहीं, मास नहीं आया बट वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम के अंदर डेंसिटी पोटेशियम की सोडियम से कम हो जाती। तो यहां पर एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है बेटा रेडियस का, लिथियम सबसे कम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम, फिर सीरियम। ये ऑर्डर बात करी बेटा हमने किसके फर्स्ट डे के बारे में। अच्छा सेकंड डे के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ऑर्डर हमारे पास सेकंड डे का आता है। तो पहले तो आप एक बात देखें बेटा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। पहले आप नॉर्मल ऑर्डर की बात करें, नॉर्मल ऑर्डर हमारे पास में क्या आना चाहिए था, नॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए था टॉप टू बॉटम गए तो लगातार क्या होगा रेडियस सॉरी डेंसिटी जो है हमारे पास बढ़ेगा। अब जो कॉन्सेप्ट अभी हमने यहां पर देखा था वही कॉन्सेप्ट अब यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या देखा था कि थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो ड्यू टू सेम कॉन्सेप्ट अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, मास नहीं बढ़ पाएगा तो डेंसिटी क्या होगा चौथे पीरियड वाले का थर्ड पीरियड वाले से कम हो जाएगा। तो वही ऑर्डर आप यहां पर बेटा देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है इनकी पोजीशन स्वैप हो जाएगी, कैल्शियम पीछे आ जाएगा और मैग्नीशियम आगे चला जाएगा। अब बात यहां पर यह कि सेकंड डे वालों की अगर बात करें तो सेकंड डे वालों के अंदर बेरिलियम जो होता है वो खिसक करके आगे चला जाता है, मतलब ये खिसक करके इसकी पोजीशन पर चला गया। बेरिलियम और कैल्शियम अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बेरिलियम कैल्शियम की पोजीशन है ये इंटरचेंज होती हुई दिखाई देगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया था बेटा कि डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी एक फैक्टर या दो फैक्टर पर डिपेंडेंट ना होकर के बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। तो बेरिलियम के लिए खास बात यहां पर यह है कि बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था बट बेरिलियम जो होता है वो स्मॉलेस्ट एस ब्लॉक का मेटल होता है। तो बेरिलियम की अगर बात करें वो स्मॉलेस्ट साइज का होगा तो वहां पर साइज काफी छोटा होने की वजह से वॉल्यूम काफी कम हो जाएगा, और वॉल्यूम काफी कम होने की वजह से वहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए सेकंड डे के अंदर तो थोड़ा अलग ऑर्डर बनकर के आता है बेटा। तो आप याद ऐसे रख सकते हैं दोनों ऑर्डर को समझने के लिए कि फर्स्ट ए के अंदर तो नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, बस आपको थर्ड और फोर्थ पीरियड वालों में स्वैप कर देना है, फोर्थ वाला पीछे आ जाएगा, थर्ड वाला आगे चला जाएगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको सेकंड डे वाले के अंदर अप्लाई करना है, और सेकंड डे के अंदर आपको विशेष तौर पर ध्यान किसको देना है बेटा, आपको यहाँ पर बेरिलियम को विशेष तौर पर ध्यान देकर चलना है कि बेरिलियम का साइज छोटा है तो बेरिलियम क्या होगा थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो जहां पर स्वैपिंग होगी उन दोनों में इंटरचेंज करने के बाद हम इसको बेरिलियम को वहां पर आगे की ओर भेज देंगे। तो स्वैपिंग कर दी हमने, कैल्शियम पीछे भेजा, मैग्नीशियम को आगे भेजा, उसके बाद यहां पर क्या कर दिया हमने बेरिलियम को भेज दिया, अगेन उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम आगे। तो इस तरीके से बेटा डेंसिटी के ऑर्डर को समझाया जा सकता है कि डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में एस ब्लॉक मेटल के अंदर, फर्स्ट डे में क्या ऑर्डर होगा और सेकंड डे के अंदर क्या ऑर्डर होगा, और यहां पर ऐसे फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं इसके बारे में आपको बता दिया गया है। अब आप इन सभी बातों को ध्यान से लेकर के चलें, इसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जरा बताइए कि ऐसा क्यों है कि सोडियम की डेंसिटी जो है पोटेशियम से हायर है। तो आप क्या बताएंगे बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इन पोटेशियम, पोटेशियम में वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वहां पर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मास नहीं बढ़ पाने की वजह से वॉल्यूम में अगर इंक्रीमेंट होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम बताई जाती है, और सेम कॉन्सेप्ट बताया जाएगा किसके लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। सेम बातें यहां पर कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा हमारे पास में फ्लेम टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट क्या होता है बेटा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो फ्लेम टेस्ट होने का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर बेटा आप इसके बारे में देखेंगे इसको बंसन बर्नर टेस्ट भी कहा जाता है। तो बेटा बंसन बर्नर के बारे में शायद आपने हो सकता है सुना होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, हो सकता है आपने अपने स्कूल के अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स करे भी होंगे। एक बर्नर देखा होगा बेटा आपने, बर्नर होता है ऐसा सिलेंडर टाइप का पतला सा सिलेंडर होता है, उसके ऊपर एक फ्लेम चलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बंसन बर्नर बोलते हैं। इसी तरह से बेटा क्या होता है, उसको हम फ्लेम टेस्ट भी बोल सकते हैं। मेनली जो हम फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं उसके अंदर हम लोग प्लेटिनम का कोई वायर यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो मेटल है उसका हम सॉल्ट बना करके उसको क्या कर देते हैं बेटा, वहां पर पाउडर के फॉर्म में ऐसा ड्रॉप कर देते हैं और उसको उस वायर पर हीट करने की कोशिश करते हैं।
उसके हिसाब से क्या होता है बेटा, वहां पर अब कलर आता है। पहली बात तो ये समझे बेटा, फ्लेम टेस्ट के अंदर फ्लेम जो होती है हमारे पास में दो टाइप की होती है, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। दोनों में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इस बात से है कि एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो हम लोग ये वर्ड याद रख के चलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में बात करी गई है, क्योंकि इस नाम को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फ्लेम टेस्ट होता क्या है समझे ध्यान से। जैसा मैंने बताया बेटा आपको, क्या होगा, एक बर्नर होगा, बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्लेटिनम का वायर लिया, प्लेटिनम के वायर पे हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी हमको टेस्ट करना है उसका हम लोग सॉल्ट बना करके उसके ऊपर क्या कर देंगे, उसका पाउडर बना करके उसको डाल देंगे। अब वो क्या होगा, हीट होगा। तो देखिए बेटा बात क्या है इसके अंदर, एस ब्लॉक मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। ये क्या करते हैं बेटा, कलर देते हैं। अभी कलर वाली प्रॉपर्टी कैसे आई, जरा इस बात को समझते हैं बेटा, देखें समझे इस बात को। जैसे कि बेटा हमने फ्लेम है, अब फ्लेम हमने चालू करा तो उसमें से क्या है बेटा, हीट निकल रहा है। जो हमने सॉल्ट टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्लेम से हीट निकल रहा है वो उसको गेन करेगा। जब गेन करेगा तो गेन करने का मतलब क्या होगा, तो गेन करने पर उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा बेटा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो ये बात तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज एक्साइटेड के अंदर स्टेबल तो होती कम है। तो अगर वो एक्साइटेड में स्टेबल कम होती है तो एक्साइट तो भले ही होगी पर वापस उसे नीचे आना पड़ेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर गया और नीचे आएगा तो नीचे वापसी के दौरान कुछ फोटोन एमिट कर सकता है। अब जब वो फोटोन एमिट करेगा, अगर वो फोटोन एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ, क्योंकि आप जानते हैं बेटा एनर्जी बराबर एचसी बाय लैम्डा होता है या फिर एच न्यू होता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ हमें विबग्योर के रीजन में, मतलब कि विजिबल के रीजन में लाई करते हुए दिखाई देती है, तब हमें वहां पर क्या होगा, कलर अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से हम यहां पर कलर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कलर आता है कि जब हमने उसको हीट करा तो हीट करने पर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी लेकर के जंप करेगा, एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होगा, ऊपर जाएगा, पर ऊपर स्टेबल तो होता नहीं है तो वापस उसे नीचे आना पड़ेगा। इस वापसी के दौरान जब वो कोई फोटोन एमिट करता है और अगर उसका फ्रीक्वेंसी हमारे विबग्योर रीजन में लाई करता है, तब हमें क्या होगा बेटा, वहां पर कलर दिखाई देगा। इस तरीके से कलर का फिनोमेना बताया जाता है किसके अंदर बेटा, एस ब्लॉक के अंदर। तो चाहे हम एस ब्लॉक के बाद बात कर ले, एलिमेंट के बारे में बात कर ले, या उनके सॉल्ट के बारे में बात करें, तो कलर किस तरह बताया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। अब बात यहां पर क्या देखिए बेटा कि एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू हाई आईपी। बात यहां पर यह है कि जो हमारे पास में एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, उन एस ब्लॉक के मेटल के अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम, मैंने बताया था बेटा आपको कि बेरिलियम मैग्नीशियम का अलग से सेट बना करके चल रहे हैं। तो जो अलग से सेट बना करके चलेंगे उसके अंदर पहला एप्लीकेशन यहां पर ही आया। देखिए बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ना, एक्चुअल में ये क्या है, ये यहां पर फ्लेम टेस्ट शो ही नहीं करते। अब बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते, तो फ्लेम टेस्ट शो नहीं कर पाने के पीछे रीजन क्या है समझे बेटा। एक्चुअली में फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हीट करने पर आप क्या कर पा रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पा रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या प्रॉपर्टी होती है, आईपी प्रॉपर्टी होती है। अब सोचिए बेटा, जिस एलिमेंट का आईपी का वैल्यू कम होगा वो तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन तो आसानी से एक्साइट हो सकता है, फिर डी एक्साइट भी होगा तो कलर भी दे सकता है। पर जिन एलिमेंट के लिए आईपी का वैल्यू बहुत हाई है, जैसे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, दे हैव स्मॉल साइज एंड हाई आईपी, तो यहां पर क्या है बेटा कि इनका हाई आईपी जो है उसका वैल्यू काफी हाई है, और आईपी का वैल्यू काफी हाई होने की वजह से जो फ्लेम है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्साइट कर पाए। मतलब उनका आईपी इतना ज्यादा होता है कि फ्लेम में उतनी दम नहीं है, फ्लेम उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता कि वो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाए। तो जब तक इनके इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, एक्साइट नहीं हो पाएंगे, तब तक वो कलर कैसे देगा। इस वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो क्या है, फ्लेम टेस्ट को शो नहीं करते। तो फ्लेम टेस्ट क्यों शो नहीं करते, अब आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम जो है इनका आईपी का वैल्यू काफी हाई होता है, तो फ्लेम टेस्ट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है नॉर्मल तरीके से, वो उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर सके। तो जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव नहीं होगा, एक्साइट नहीं होगा, तो डी एक्साइट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए यहां पर कलर को इंपार्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो तो कलर शो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के एलिमेंट के लिए जो हमारे पास आईपी का वैल्यू होता है वो काफी कम बताया जाता है। अब देखिए बेटा अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से क्या क्या कलर होते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कलर्स क्या है बेटा, लिथियम कलर होता है बेटा क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड का मतलब क्या होता है बेटा, क्रिम्सन रेड को आप समझे बेटा, इसको हिंदी में कहा जाता है सिंदूरी लाल। सिंदूर, जैसे सिंदूर होता है ना बेटा, सिंदूर देखा होगा आपने, सिंदूर जो होता है, सिंदूर का जैसा रंग होता है वैसा रंग होता है किसका, लिथियम का। तो इसका कलर याद रखना बेटा आपको, लिथियम कलर होता है क्रिम्सन रेड। सोडियम कलर होता है बेटा गोल्डन येलो। गोल्डन येलो कलर किसका होता है बेटा, सोडियम का। पोटेशियम का क्या होता है बेटा, वॉयलेट कलर या फिर लाइलैक कलर होता है। इसके अलावा रुबिडियम का होता है बेटा रेड वॉयलेट। इसके बाद सीजियम का कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर होता है। तो ये कलर बेटा किसके हो गए हमारे पास में, फर्स्ट वाला कलर हो गए। क्या क्या कलर है, लिथियम का क्रिम्सन रेड,
सोडियम का गोल्डन येलो है, पोटेशियम का वॉयलेट या लाइलेक है, रुबिडियम का हमारे पास में रेड वॉयलेट है और सीजियम का क्या है बेटा, ब्लू कलर होता है। इस तरह से हम उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, बेरिलियम कोई कलर शो नहीं कर रहा, मैग्नीशियम कोई कलर शो नहीं कर रहा, क्यों? आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं आप। इसके बाद कैल्शियम कलर होता है बेटा ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल होता है। इसके बाद स्ट्रॉन्शियम भी क्या होता है बेटा, क्रिम्सन रेड, जिसको कभी कभी डीप रेड या रेड बर्ड भी बोल दिया जाता है। आप देखिए बेटा तो आपको नाम मिलेगा क्रिम्सन रेड, इसको आप रेड बर्ड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको बेरियम एप्पल ग्रीन यहां पर कलर बनता हुआ दिखाई देगा। तो बेटा ये सब क्या है हमारे पास में, फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट कैसे आया, क्यों आया, आपको बात समझ में आ गई। फ्लेम टेस्ट में आपको बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि हमें जो ध्यान रखना है वो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के हिसाब से, और कलर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। अगला प्रॉपर्टी हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेटा ये आजकल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बेसिकली वैसे आप लोग फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, उतना डीप में तो हम लोग यहां पर जाएंगे नहीं। बात यहां पर ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेटा आपने यूज देखा होगा, जैसे हमारे पास जो सोलर पावर प्लांट होते हैं, आजकल तो घरों पे भी सोलर प्लांट लग जाते हैं। तो सोलर प्लांट में क्या होता है, सेल लगे होते हैं, उन सेल के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जब उस पर सनलाइट डिप होती है तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब यहां पर हमें किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करनी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जरा बताएं कि वो जो सेल होता है फोटो इलेक्ट्रिक का, वो कौन से एलिमेंट का बनाया जा सकता है और क्यों बनाया जा सकता है, मतलब उसी एलिमेंट से क्यों बनाया जाएगा, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास में यहां पर हमारे पास कोई मेटल होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, कोई इंसिडेंट करेंगे लाइट को। जब उस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट में क्या है बेटा, एनर्जी है। वो एनर्जी जब उसको प्रोवाइड करेगा मेटल के सरफेस को, और अगर उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होगा तो वहां पर एक सर्किट बना दिया जाएगा। सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इसका मतलब करंट फ्लो होगा। तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जनरेशन हो जाना। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बात हुई इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमारे लिए कैसे यूज होता है बेटा, देखें कि ड्यू टू लो आईपी सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। मेनली जो सीजियम एलिमेंट होता है बेटा उसका यूज करते हैं कहां पर, हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम को यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जब बेरिलियम मैग्नीशियम हीट करने पर भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो सनलाइट की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकते। तो फिर सीजियम के अंदर ऐसी क्या खास बात है? तो बेटा सीजियम के बारे में हमें बात जानते हैं कि सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आईपी पूरी पीरियोडिक टेबल में मिनिमम होता है। याद करो बेटा, हमने पीरियोडिक टेबल में सीखा था कि एलिमेंट विद मैक्सिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल इज व्हाट, हीलियम, एंड द एलिमेंट विद मिनिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल इज व्हाट, सीजियम। तो पूरे एस ब्लॉक में भी सबसे कम आईपी किसका होगा बेटा, सीजियम का होगा। अब जिसका आईपी कम है वो क्या है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी लेकर के फटाफट से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और जितनी अपने आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सर्किट कंप्लीट कर देगा, तो वहां पर वो क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो बेटा सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हम रुबिडियम का भी यूज कर सकते हैं, तो हाँ कहीं कहीं जगह पर हम रुबिडियम का भी यूज कर सकते हैं, पर बेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एलिमेंट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक मेटल क्या होगा हमारे पास, सीजियम होगा। और सीजियम क्यों होगा, क्योंकि उसका आईपी का वैल्यू मिनिमम होता है, बहुत ही कम एनर्जी खा करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, और इसी वजह से क्या होगा, उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी वहां पर हाई बताया जाएगा। अच्छा, अगर हम बेटा एक प्रॉपर्टी के बारे में और बात करें, यहां पर मान लीजिए हम आपसे बात करें कंडक्टिविटी, क्योंकि अभी यहां पर हमारे पास कंडक्टिविटी वर्ड आया। मान लीजिए मैं आपसे यहां पर कंडक्टिविटी के बारे में पूछूं कि जरा बताएं कि भाई एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे वो कंडक्टिविटी शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्या बताएंगे बेटा, डेफिनेटली कंडक्टिविटी शो करेंगे। पहली बात तो कि मेटल है, मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं अच्छे कंडक्टर, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर हम कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी फर्स्ट ए वालों की और सेकंड ए वालों की अगर बात करी जाए तो हमें सोच करके बताना है कि दोनों में से अच्छा कंडक्टर कौन होगा। ये बात तो हमें समझ आ गई कि दोनों ही कंडक्टर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट ए वालों की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन 1 है। जबकि सेकंड ए वालों की बात करें तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 है, इसका मतलब यहां फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो क्लियर बात है बेटा, कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उससे की कंडक्टिविटी हाई बताई जाएगी। तो अब अगर हम यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड के हैं, मेटल्स हैं, तो कंडक्टिविटी तो शो करेंगे ही करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। पर अच्छा कंडक्टर कौन होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसका मतलब अगर कंडक्टिविटी की बात करी जाए तो सेकंड ए आर बेटर और गुड कंडक्टर्स एज कंपेयर टू द फर्स्ट ए एलिमेंट। तो बेटा हमने यहां पर कंडक्टिविटी के बारे में बात करी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर बेटा आपको याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं। तो बेटा एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट आया है, इसको आप याद रख के चलेंगे कि सीजियम का हम यूज कर सकते हैं किसके तौर पर, एक
फोटो इलेक्ट्रिक सेल के तौर पर इसका यूज करा जा सकता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, हम यहाँ पर आया, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या बात बोलता है। अब कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए पहली बात तो आगे चलकर हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पर हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आगे चल के बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पर सेपरेटली इंडिविजुअल स्टडी करी जाएगी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स मेनली कैसा होता है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, अभी आप लेमन टर्म समझे, आसान भाषा में समझे बेटा, क्या होगा यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बॉक्स बनते हुए दिखाई देंगे, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो जहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनता हुआ दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, जैसा मैंने आपको बताया हम आगे चल के इसके बारे में डीप में स्टडी करने वाले हैं, पूरा एक चैप्टर इसके लिए डेडिकेट करा हुआ है क्लास 12 के अंदर। अब यहां पर बात ये कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या रखते हैं, किस तरह से होती है, देखिए बेटा, दोज मेटल विच हैव स्मॉल साइज, कौन कौन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, विच हैव स्मॉल साइज, साइज छोटा होना चाहिए, एंड हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, इसका फाई का वैल्यू हाई होना चाहिए, फाई मतलब आयोनिक पोटेंशियल, जो कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था। तो हाई चार्ज डेंसिटी एंड वेकेंट ऑर्बिटल कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्मेशन होने के लिए बेटा क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है कि साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी उसकी हाई होनी चाहिए, मतलब उसका फाई का वैल्यू हाई होना चाहिए, और उसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसको हम आगे चलकर डीप में स्टडी करेंगे। यहां पर इसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती है बेटा, देखें, लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है बेटा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि होता है क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल आप जानते हैं बेटा, प्लांट के अंदर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होता है कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर इंपार्ट करता है मैग्नीशियम की वजह से, बहुत सारी बातें आपने सीखी होती। तो मैग्नीशियम वहां पर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस वजह से क्या होता है वहां पर उसका यूज कराया सकता है। तो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बना सकता है, किसका एग्जांपल हो गया बेटा, ये क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए बेटा यहाँ पर, BeF2 का रिएक्शन NaF के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बेटा मैं आपको बात समझाता हूं, देखें, BeF2 जब NaF से रिएक्शन करेगा तो एक्चुअली में यहां पर होता क्या है कि बेरिलियम जो एलिमेंट है इसका साइज छोटा है, बेरिलियम का साइज छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं बेटा, सबसे छोटा होगा तो कैटायन +2 चार्ज है, काफी हाई फाई होता है, इसका फाई का वैल्यू काफी हाई होता है। तो हाई फाई होने की वजह से बेरिलियम +2 है, और यहां पर NaF जो है बेटा ये क्या करेगा हमको, ये Na+ और F- के फॉर्म में होगा। तो जब ये Na+ और F- के फॉर्म में होगा तो F- के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होगा, इस बेरिलियम +2 के साथ में यहां पर इसको ऐसे शेयर करा जाएगा थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो F- से बेरिलियम +2 के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स तैयार होता है हमारे पास में Na2BeF4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, आप देखो बेटा आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो Na2BeF4 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब Na2BeF4 कंपाउंड जो फॉर्मेशन हुआ तो उसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ BeF2 एंड NaF बेरिलियम इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि बेरिलियम BeF4-2 ये क्या होगा बेटा, पीछे की तरफ लिखा हुआ है, मतलब कि ये एनायनिक पोर्शन लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 2Na+ अलग हो जाएगा और BeF4-2, इसका मतलब ये कौन से पोर्शन में बेरिलियम कहां बैठा हुआ है बेटा, -2 वाले में, मतलब कि ये एनायनिक पोर्शन में यहां पर बैठा। तो इस प्रकार का आपसे इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जरा बताइए कि इस रिएक्शन के अंदर बेरिलियम जो है वो कौन सी पार्ट में बैठा हुआ है, कैटायनिक पार्ट में बैठा हुआ है या एनायनिक पार्ट में बैठा हुआ है। तो बेटा आप आसानी बता सकते हैं यहां पर कि बेरिलियम यहां पर कहां है, एनायनिक पार्ट में बैठा हुआ है। और बॉन्ड किस तरह से बनेगा, क्योंकि F- उसके बाद लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेटा किसके साथ में, बेरिलियम +2 के साथ में। तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पर F- जो होता है वो लिगेंड की तरह वर्क करता है। लिगेंड वगैरह क्या होता है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया था जब हम लोग कॉपर सल्फेट और 5s2 के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, यहाँ पर हम अगला रिएक्शन आया हमारे पास में LiH और AlH3 का। अब जब LiH और AlH3 रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा बेटा हमारे पास में, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका कि ऑर्गेनिक के अंदर काफी ज्यादा यूज करा जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपने देखा होगा बेटा कई बार हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं LiAlH4 का, तो वो LiAlH4 कंपाउंड ये है। अब LiAlH4 के अंदर क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं, कैसे बताएंगे बेटा, तो देखो बेटा लिथियम फर्स्ट एक एलिमेंट है, +1 चार्ज आएगा। हाइड्रोजन की अगर बात करें, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में अटैच होता है तो हाइड्रोजन में -1 चार्ज होता है। तो आप देखिए बेटा लिथियम पे +1 चार्ज आएगा तो बॉक्स पर -1 चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा बेटा, हाइड्रोजन पे आएगा हमारे पास में -1, तो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा अपने पास में यहां से +3, तो यहां पर एल्यूमिनियम क्या है, +3 स्टेट के अंदर बैठा हुआ है। तो बेटा आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि जरा बताइए कि इसमें कौन सा क्या होगा, कौन कैटायनिक पार्ट में है,
कौन एनायनिक पार्ट में है, लिथियम पे क्या चार्ज है, एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो बेटा हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म टेंडेंसी रख सकते हैं, पर कौन रखेंगे, जिनका साइज छोटा होगा, जिनकी हाई चार्ज डेंसिटी होगी और जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वो क्या कर सकता है, वहां पर कॉम्प्लेक्स को बनाने की टेंडेंसी रख सकता है। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ए वालों के अंदर जो लिथियम होगा उसके लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी दिखाई जा सकती है, मतलब लिथियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स बनाने में इतने एबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा हो जाता है, चार्ज डेंसिटी काफी कम हो जाती है। इसलिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे तो बेटा वो लिथियम कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं। सेकंड डे के अंदर बात करी जाए तो सेकंड डे के अंदर बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म टेंडेंसी रख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई फाई नेचर। बेरिलियम +2 मैग्नीशियम +2 का फाई का वैल्यू हाई होगा, साइज छोटा है वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो कर सकते हैं। और बाकी के एलिमेंट जो है अपने पास सेकंड डे के, वो उतना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन टेंडेंसी शो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। अब देखें बेटा मेल्टिंग पॉइंट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी, यहीं पर हम साथ में बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम लोग को क्या ध्यान रखना है बेटा, मैंने आपको क्या बताया था बेटा डेंसिटी के टाइम पे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और डेंसिटी हो गया। ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि मेनली डेटा पर डिपेंडेंट होती हैं, डेटा से डिटरमाइन करा जाता है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर कभी कभी बेटा यहाँ पर उल्टे पुल्टे ऑर्डर मिल सकते हैं, थोड़े आपको एक्सेप्शनल ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, कुछ तरीके को साथ में लेकर के कॉन्सेप्ट को एक साथ सोचते हुए लेकर के चलेंगे। अब कॉन्सेप्ट को हम एक साथ सोचते हुए कैसे लेकर के चलेंगे, देखिए बेटा यहां पर हम मेनली बात करेंगे, इनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे हार्डनेस से। किससे रिलेट करेंगे बेटा, हार्डनेस से रिलेट करेंगे। अब हार्डनेस से कैसे रिलेट करेंगे, क्या क्या बातें हैं बेटा, तो यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे मेटालिक बॉन्ड का, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे मेटालिक बॉन्ड में, कुछ छोटी छोटी बातें देखेंगे। देखे बेटा कुछ एलिमेंट को देखते हैं एग्जाम्पल से, अगर आप समझेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखे बेटा जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे पास में एक एलिमेंट आया लिथियम और एक एलिमेंट आया हमारे पास में सीजियम। दो एलिमेंट आगे बैठा हमारे पास में, एक आया हमारे पास लिथियम, एक एलिमेंट आया हमारे पास सीजियम। अब लिथियम और सीजियम दोनों एलिमेंट की अगर बात करी जाए तो लिथियम भी मेटल है, इसका मतलब ये भी मेटल का क्रिस्टल बनाएगा। सीजियम भी मेटल है तो ये भी एक मेटल का क्रिस्टल बना करके बैठा होगा। अब लिथियम और सीजियम के क्रिस्टल में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि लिथियम की अगर बात करी जाए तो लिथियम का एटम जो होगा वो छोटे छोटे साइज के होंगे। तो जब छोटे छोटे साइज के होंगे तो बेटा इस तरीके से रखे हुए होंगे ना बेटा, इस तरीके से रखे हुए, छोटे छोटे साइज के होंगे तो इस तरह से रखे होंगे। सीजियम की अगर बात करें तो सीजियम का साइज तो बहुत ही बड़ा है, तो बहुत बड़ा होने की वजह से ये क्या होंगे, यहाँ पर एटम जो होंगे वो कुछ इस तरीके से रखे होंगे, बड़े बड़े साइज के एटम्स होंगे बेटा, इस तरीके से रखे होंगे। ठीक है, ये हम आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये है, आप ये बात समझे बेटा कि जहां पर छोटे छोटे साइज के एटम्स रखे होंगे तो वहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इसके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, और डिस्टेंस काफी कम होने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। जबकि अगर हम यहां पर बात करें बेटा सीजियम के अंदर, तो सीजियम के अंदर क्या बेटा कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू बहुत हाई है, आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से उसको तोड़ पाने में बहुत आपको आसानी महसूस होगी। इसका मतलब बात यहां पर ये कही गई है कि अगर हम लिथियम और सीजियम में कंपैरिजन करें तो लिथियम में दोनों एटम काफी नजदीक हैं। काफी नजदीक होने के पीछे रीजन ये है कि दोनों एटम का साइज काफी छोटा है। तो साइज छोटे होने की वजह से क्या होगा बेटा, वो अच्छे से बंद करके रहेगा। अच्छे से बंद करके रहेगा मतलब क्या है, उसकी पैकिंग अच्छी होगी। तो लिथियम की पैकिंग काफी अच्छी होगी, जिसके बजाय कंपेयर करें हम सीजियम से। सीजियम के अंदर पैकिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सीजियम के अंदर एटम काफी बड़े बड़े हैं, जिनके न्यूक्लियस काफी दूर होंगे, तो न्यूक्लियस के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन काफी कम होगा। इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन को हम यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो काफी कम होगी। तो सीजियम के अंदर साइज बड़ा होने की वजह से यहां पर जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो जाएगी, और लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से वहां पर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है बेटा, वो बेसिकली बात करें तो वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस एलिमेंट का रेडियस बड़ा होगा, मेटल है, जिस मेटल का रेडियस बड़ा होगा तो वहां पर ऑटोमेटिक उसका मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी एज कंपेयर टू वो जिस एलिमेंट का रेडियस छोटा है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं लिथियम और सीजियम के अंदर, तो बेटा हमने बात देखी कि लिथियम की पैकिंग अच्छे से होगी और सीजियम की पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो बेटा जहां पर अच्छे से पैक होगा, डेंसली पैक्ड होगा, तो उसकी हार्डनेस ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। और सिमिलरली बेटा अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम में जहां पर अच्छे से पैक नहीं होगा, लूजली पैक्ड होगा, तो वहां पर उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। अब जिसकी हार्डनेस ज्यादा है तो बेटा कॉमन सेंस से बता सकते हैं आप लोग कि जिसकी हार्डनेस ज्यादा है उसी को मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। इसका मतलब लिथियम और सीजियम में अगर हम बात करें तो लिथियम के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सीजियम कंपेरिजन में ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं बेटा, तो हम यहां पर रिलेट कर सकते हैं हार्डनेस से। कैसे बताएंगे हम कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार साइज बढ़ने की वजह से
पैकिंग कम हो जाएगी, और पैकिंग कम होने की वजह से हार्डनेस भी कम हो जाएगी, और पैकिंग कम होगी, हार्डनेस भी कम होगी। इसका मतलब वहां पर उसको मेल्ट करना और बॉईल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, घटते हैं। अच्छा, हार्डनेस के बारे में तो बेटा आपने पहले सीखा भी होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में बात पढ़ी होती है कि सोडियम पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, दे कैन बी कट विद नाइफ। तो नाइफ से कट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि साइज काफी बड़ा है। साइज काफी बड़ा होने की वजह से क्या है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी कमजोर है, इसका मतलब उसको आप आसानी से काट सकते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। जबकि क्या आप ऐसा डी ब्लॉक वालों में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर साइज छोटा होता है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसके बारे में हम लोग आगे सेपरेटली डी ब्लॉक चैप्टर में स्टडी करेंगे। पॉइंट मेरा यहां पर आपको समझाने का ये था बेटा कि आप इसको क्या कर सकते हैं, हार्डनेस से रिलेट कर सकते हैं। अब ये बात हम समझ में आ चुकी है हमें कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा बेटा, लगातार साइज बढ़ने की वजह से हार्डनेस घटेगी। हार्डनेस घटेगी, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो जनरल ऑर्डर हमारे पास में क्या आना चाहिए कि टॉप टू बॉटम अगर हम गए तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो देखिए बेटा यहां पर ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, समझे तो द सेकंड डे मेटल्स हैव स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, अगर हम फर्स्ट डे और सेकंड डे के बारे में बात करें तो फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर बेटा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई कहां पर होगी? तो डेफिनेट सी बात है कि बेटा जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड के अंदर शामिल होंगे वहां पर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फर्स्ट डे के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शामिल होगा, क्योंकि बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि सेकंड डे के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे, क्योंकि वहां पर दो दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पर ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे वहां पर अट्रैक्शंस ज्यादा होंगे, जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होंगे वहां पर ऑब्वियसली हार्डनेस भी ज्यादा होगी। इसका मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर हार्डनेस किसकी ज्यादा होगी बेटा, सेकंड डे वालों की हार्डनेस ज्यादा होगी। और जैसे ही हमने यहां पर हार्डनेस की बात करी, अब हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं कि जहां पर हार्डनेस ज्यादा हुई वहां पर ऑटोमेटिक वहां पर पैकिंग अच्छी होने की वजह से उसको मेल्ट और बॉइल करने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा ही चाहिए होगा। इसलिए बेटा यहां पर ये बात कही गई है कि सेकंड डे मेटल्स हैव स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। जो हमारे पास सेकंड डे के मेटल्स है बेटा, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों होगा, बात समझ में आ गई बेटा आपको, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देन फर्स्ट डे ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हैव टू इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, हेंस मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। बात समझ आ गई बेटा आपको, हमने कैसे रिलेट करा है, यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर रिलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब वहां पर उसका रेडियस शॉर्ट हो जाएगा। रेडियस शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, वहां पर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो बेटा इसके बेस पर देखें हम ऑर्डर क्या आता है फर्स्ट डे के अंदर। अब बेटा फर्स्ट डे के अंदर कोई एक्सेप्शन ऑर्डर नहीं आता है, जैसा ऑर्डर आना चाहिए था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वैसा ही ऑर्डर हमें यहां मिलता है। मतलब कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, लगातार हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटना चाहिए ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा। अब अगर हम सेकंड डे वालों की बात करें बेटा यहां पर, तो सेकंड डे वालों के अंदर आप एक बात देखें बेटा कि बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहां तक तो ठीक है। ये मैग्नीशियम सबसे पीछे आ गया, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया था बेटा कि यहां पर हमें क्या होता है, काफी सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। तो बेसिकली यहां पर इसके लैटिस की जो पैकिंग होती है उस पर डिपेंडेंट होता है। मैग्नीशियम की जो पैकिंग होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, इसी वजह से वहां पर पैकिंग की वजह से बात कही जाती है कि यहां पर मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो पीछे चला जाता है। तो मैग्नीशियम पीछे क्यों चला गया? ड्यू टू इट्स लैटिस स्ट्रक्चर। इस तरह से बात समझाई जाती है बेटा। नेक्स्ट बात करें बेटा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा सेकंड डे के अंदर, फर्स्ट डे के अंदर कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। फर्स्ट डे में क्या होगा, अगेन टॉप टू बॉटम गए, फिर से मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगा, हार्डनेस घटेगा, हार्डनेस घटेगा। अच्छा, हार्डनेस घटेगा तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा, तो ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट इसके बेस पर बताएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो यहां तो बेटा कुछ ऑर्डर में वेरिएशन नहीं आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आना चाहिए। तो टॉप टू बॉटम गए, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। पर यहां अगर हम बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, तो बेटा यहां पर बहुत वियर्ड ऑर्डर आता है। बेरिलियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के अंदर ये बेरियम आगे चला जाता है और ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वाला ग्रुप पीछे आ जाता है। तो बेटा इसके पीछे भी रीजन क्या होता है? अगेन रीजन क्या है बेटा? इसका लैटिस। तो मेनली बात यहां पर यह है बेटा कि आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया गया है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया गया है। अब बेटा सिंस ये है तो मेटल्स, और मेटल्स को बॉइल करने के लिए आप समझ सकते हैं बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम याद नहीं रख सकते हैं। पर अगर हम फिर भी अगर हम याद रखना चाहें तो कुछ कुछ मेन बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि किसका मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा। तो बेटा फर्स्ट डे में तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां तो आप बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जबकि सेकंड डे की अगर बात करें तो बेटा आप देख सकते हैं यहां पर कि बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम है। सिमिलरली बेरिलियम का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम है। तो कम से बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है इस तरह से। तो कम से कम आपसे अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो इसके बेस पर तो आप आंसर यहां पर देने के लिए अब एबल हो चुके हैं।
तो जैसा मैंने बताया बेटा आपको, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये क्या है बेटा, डेटा डिपेंडेंट है। ये एक दो फैक्टर पर डिपेंडेंट ना होकर के कई सारे फैक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए यहां पर मेनली डेटा के बेस पर बात करी जाती है। और ये कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर आते हैं बेटा, तो इनको आपको याद रखना होगा। अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम में जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो आपका एक झटके में सही हो जाएगा। और मैंने आपको तरीका बताया क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम में बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। हाँ, अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा आप सेकंड डे के अंदर, तो बता सकते हैं कि मैक्सिमम बेरिलियम का होगा और मिनिमम किसका होगा बेटा, मैग्नीशियम का होगा। तो बेटा यहां पर ही हमने बात करी किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। अब हम यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की अगर बात करी जाए तो हम चलेंगे बेटा हमारे पुराने चैप्टर पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या बात सीखी थी, अगर कभी हमसे किसी मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब आईपी से देंगे। ये बात मैंने आपको वहां पर समझाई थी बेटा, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं। हमने ये बात देखी थी कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या प्रॉपर्टी है बेटा, आईपी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन देगा, उस एलिमेंट की या उस मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही अच्छी बताई जाएगी। उसी बात को बेटा यहां पर कहा गया है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगा वो उसके आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया जाएगा। जैसे जैसे आईपी का वैल्यू घटेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे कि बेटा बात करें हम फर्स्ट डे के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो बेटा लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको बात पता होगी बेटा कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, तो रेडियस का वैल्यू बढ़ेगा और रेडियस का वैल्यू बढ़ता है तो आईपी का वैल्यू घटता है। पीरियड में जाते हैं तो लगातार जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है तो आईपी का वैल्यू बढ़ता है। इसका मतलब मान लीजिए मैं आपसे बात पूछूं कि कंपेयर करके बताइए कि सेम पीरियड के लिए अल्कली वालों में और अल्कलाइन अर्थ वालों में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो आप जानते हैं बेटा कि फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर सेम पीरियड के अंदर हाई आईपी किसकी होगी बेटा, सेकंड डे वालों की, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया। और अगर आईपी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी घटेगी। इसका मतलब फॉर अ सेम पीरियड एलिमेंट अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हमने यहां पर ऑर्डर बताया बेटा, तो देख सकते हैं बेटा रेडियस बढ़ा, आईपी घटा, टॉप टू बॉटम का रेडियस बढ़ा, आईपी का वैल्यू घटेगा। आईपी का वैल्यू घटेगा मतलब मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए सीजियम तो होता है बेटा वो क्या करता है, एकदम एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है। जबकि अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम इतना एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं करता, थोड़ी सी माइल्ड रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि उसका आईपी का वैल्यू हाई है। सिमिलरली बेटा अगर हम सेकंड डे वालों के बारे में बात करें तो सेकंड डे वालों के अंदर बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगेन टॉप टू बॉटम गए, टॉप टू बॉटम जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा, आईपी का वैल्यू घटेगा, आईपी घटेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब बेरियम जो होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। बेरिलियम के बारे में अगर बात करें बेटा तो बेरिलियम जो होता है वो बहुत कम रिएक्शन शो करता है। जैसे अगर हम पानी वगैरह से देखेंगे बेटा आगे चलकर रिएक्शन देखेंगे तो जब वाटर से रिएक्शन शो करता है ये, तो वाटर से रिएक्शन शो करने के लिए इसको हमें मतलब वाटर को हमें स्टीम करना पड़ता है, काफी हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है। जबकि अगर इन एलिमेंट की बात करें बेटा बेरियम वगैरह की तो ये क्या कर लेते हैं, काफी हद तक ठंडे पानी से कोल्ड वाटर से रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए आईपी का वैल्यू काफी कम होता है। तो ऐसे हम रिएक्टिविटी को यहां पर समझा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, बेरिलियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन एस ब्लॉक। समझ सकते बेटा क्यों, बिकॉज बेरिलियम इज हाईएस्ट आईपी। समझ सकते बेटा अगर हम आईपी के बारे में आपसे बात करें तो आप ये बात देख सकते बेटा कि सबसे ऊपर के एलिमेंट जो होंगे उनका आईपी का वैल्यू कम होगा। तो अगर हम फर्स्ट डे और सेकंड डे में बात करें तो सेकंड डे के अंदर एकदम राइट के अंदर यहां पर कौन बैठा हुआ है, बेरिलियम, इसका आईपी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसका आईपी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी मिनिमम होगी। अच्छा, फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो जिसका आईपी का वैल्यू मिनिमम होगा वो कौन था बेटा, सीजियम। तो सीजियम का आईपी क्या हो जाएगा, सीजियम का आईपी मिनिमम, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, अल्कली मेटल ड्यू टू लो आईपी आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, दैट इज व्हाई दे आर नॉट फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब ये बात देखिए बेटा, फ्री स्टेट एक आपके पास में वर्ड आया है। फ्री स्टेट जैसा ही एक वर्ड होता है जिसके बारे में हम आगे चल के स्टडी भी करेंगे मेटलर्जी चैप्टर के अंदर, नेटिव स्टेट, जहां पर हम ओर के बारे में बात करेंगे बेटा। दो तरह की स्टेट होती है बेटा, एक होती है फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट, और एक होती है कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट जैसा है वो उसी स्टेट में मिले। जैसे कि सोना चांदी होता है, ये एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, जैसी स्टेट में होते हैं हमें वैसी स्टेट में मिल सकते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे मिल सकते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि नदी या समुद्र के अंदर हमें सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाता है, सुना होगा ना बेटा आपने। तो वो क्यों मिल जाता है, क्योंकि वो क्या है, नेटिव स्टेट में रहता है, क्योंकि उनकी कंबाइन करने की एबिलिटी काफी कम होती है। पर फर्स्ट वाले आपको कभी भी नेटिव स्टेट में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, इनके लिए आईपी का वैल्यू काफी कम है, फटाफट से रिएक्शन कर लेंगे, और फटाफट से रिएक्शन कर लेंगे तो ओरिजिनल स्टेट में नहीं मिलेगा। मतलब सोडियम आपको सोडियम के फॉर्म में नहीं मिलेगा,
किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंबाइंड स्टेट। तो पॉइंट यहां पर ये समझाया गया है कि अल्कली मेटल का ऐसा क्या कारण है कि वो आपको नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में नहीं मिलते, क्योंकि उनका आईपी का वैल्यू काफी कम है, तो वो फटाफट से रिएक्शन शो कर लेगा, तो वो किसी कंबाइंड स्टेट के अंदर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट इज व्हाई दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा है कि हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, लाइक डिसॉल्व लाइक, याद है आपको, जो जैसा है वो वैसे में घुलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो जैसा है वो वैसे के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। अब बात यहां पर है कि हमें स्टोर करना है, तो बेटा स्टोर करने के लिए क्या करना होगा, हमको ऑपोजिट नेचर वालों को पकड़ना होगा। मतलब जो एक अगर मान लीजिए पोलर हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, नॉन पोलर में घोलेंगे, ताकि वो रिएक्शन ना करे, ताकि वो उसमें स्टोर करा जा सके। या फिर अगर कोई नॉन पोलर होगा तो उसको हम किसी पोलर में घोलने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बेटा बात करी जाती है। अब जैसे यहां पर बात कर रहे हैं हम अल्कली मेटल के लिए, तो क्यों अल्कली मेटल को केरोसिन के ऑयल में घोला जा रहा है, मतलब क्यों उसको हम केरोसिन के ऑयल में स्टोर करके रख सकते हैं, क्वेश्चन यहां पर ये है। तो बेटा केरोसिन क्या है हमारे पास, एल्केन एल्केन एल्काइन की तरह, मतलब हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब वो नॉन पोलर हो गया। केरोसिन नॉन पोलर है, जबकि अगर हम बात करें बेटा अल्कली मेटल क्या है, रिएक्टिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब ये चार्ज स्पीशी बन जाएंगे। चार्ज स्पीशी होगा मतलब ये पोलर वाली कैटेगरी शो करेगा। तो अगर कोई पोलर है और नॉन पोलर है तब वो मिक्स नहीं हो सकता। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से अगर हमें लिथियम सोडियम इन एलिमेंट की बात करी जाए बेटा, जैसे लिथियम की अगर बात को छोड़ दें, हम अभी डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एलिमेंट की बात करी जाए, तो इनको स्टोर करने के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि केरोसिन खुद नॉन पोलर है और ये सब क्या है बेटा, पोलर है। पोलर नॉन पोलर से मिक्सिंग नहीं करेगा, रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए उसको उसमें एज अ मीडियम के तौर पर स्टोर करा जा सकता है। तो आपको बात समझ आ गई बेटा कि क्यों हम केरोसिन ऑयल के अंदर सेम टू सेम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। किसको बेटा, केरोसिन ऑयल में किसको स्टोर कर सकते हैं, अल्कली मेटल को स्टोर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होगा तो केरोसिन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि पोलर नेचर वाला जो होगा वो नॉन पोलर केरोसिन वाले से रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन आया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा कि व्हाई लिथियम इज नॉट स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। अब अगर लिथियम के बारे में हम बात करें बेटा, तो लिथियम के बारे में अभी हमने ये बात सीखा हुआ है कि अल्कली मेटल को तो हम लोग कहां स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। तो लिथियम भी अल्कली मेटल है तो इसको भी केरोसिन ऑयल में स्टोर करा जाना चाहिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि लिथियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, समझे आप। जब हम लोग डेंसिटी सीख रहे थे तो हमने ये बात देखा था कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी लगातार इंक्रीज करता है। इसका मतलब ग्रुप में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसका डेंसिटी ग्रुप में मिनिमम होगा। अल्कली मेटल के अंदर भी यही बात है। एक्चुअली में लिथियम जो होता है उसका डेंसिटी काफी कम होता है, और डेंसिटी काफी कम होने की वजह से क्या होगा कि जब आप इसको केरोसिन में रखेंगे तो केरोसिन से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस वजह से क्या करता है बेटा, उसके सरफेस पर आ जाता है। अब अगर ये सरफेस पर आ जाएगा तो बाहर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, और एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन करना शुरू कर देगा एयर के साथ। इसलिए क्या करा जाता है बेटा, इसको मोम यानी कि पैराफिन वैक्स के अंदर इसको स्टोर करा जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि why lithium is not stored in kerosene oil, because due to low density of lithium it floats on the surface of kerosene। क्या करेगा बेटा, डेंसिटी कम होने की वजह से सरफेस पर फ्लोट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये एयर से रिएक्शन करना शुरू कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का मतलब समझ आया बेटा आपको, मोम जो होता है हमारे पास, तो बेटा मोम में इसको स्टोर कर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इस तरह से बेटा आपके बेस पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।